तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोड्स इन प्लेनर गाइड। अगर मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का एक ऑप्टिकल फाइबर एज्यूम करूं तो उसके अंदर किस किस टाइप के मोड्स हो सकते हैं। दो भी हमने वेव इक्वेशन पढ़ी, डेल स्क्वायर शाई इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर शाई बाई डेल टी स्क्वायर। तो अगर मैं शाई की वैल्यू लेता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसका मतलब मैं प्लेनर गाइड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं शाई की वैल्यू लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ रो फाई जेड, इसका मतलब मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो वन बाय वन विल डिस्कस फर्स्ट कि प्लेनर गाइड के अंदर मोड कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल वेव गाइड के अंदर, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मोड्स कैसे होते हैं। मोड्स इन प्लेनर गाइड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं इसकी बात करूं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल मतलब जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेक्टेंगुलर है, मतलब सारी की सारी वेव हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोर फाइबर एक्सिस से गाइड की एक्सिस से होकर के जा रही हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो जेड है ना। तो इसका जो ऊपर और नीचे वाली डायरेक्शन है वो है मेरी एक्स, और उसकी लेटरल डायरेक्शन यानी ये वो है मेरी वाई। ठीक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो n1 है। तो ऑप्टिकल वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, अभी हमने लास्ट टाइम देखा कि वेवलेंथ जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बेसिकली उसकी वेलोसिटी बेसिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दैट इज लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा विल बी लैम्डा डिवाइड बाई n1। वेवलेंथ मेरी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी बिकॉज इट स्प्रेड्स आउट। ठीक। अब अगर इस केस में मैं इस एंगल को बोलूं थीटा, जो मेरा वेव के बीच का एंगल है, वेव और कोर एक्सिस के बीच का एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये मेरी वेव थी और ये मेरा एंगल है, और ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट में दो जनरल पॉइंट माने हैं एक फेज के कैलकुलेशन के लिए। तो हम देखेंगे कि वेव प्रोपगेशन वेक्टर जो है या इक्विवेलेंट रे है ना, द एंड द गाइड एक्सिस, उसके बीच का जो इक्विवेलेंट रे और गाइड एक्सिस के बीच का एंगल है, द प्लेन वेव कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। अब अगर मैं इस वेव को देखूं तो इस वेव को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं। ये वेव मेरी इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट यानी along the z axis and along the x axis मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर ये वाली वेव मेरी प्रोपगेशन कांस्टेंट था सपोज बीटा, है ना, या k बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बीटा along z, दिस विल बी बीटा along x। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज डिराइव करेंगे, वो है इक्वी प्लेन। देखो मैंने p पॉइंट लिया है और q पॉइंट लिया है, और उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे ये ऐसे ही दूसरी वेव की, जरूरी तो है नहीं कि सारी वेव इसी डायरेक्शन में जाए, हो सकता है किसी और रैंडम एंगल पर जाए, किसी और दूसरी साइड पर, दूसरी कोर क्लैडिंग इंटरफेस की तरफ वो जाए। तो ऐसे केस में जो भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट है जहाँ पर मैं ओरिजिन या रे को इंसिडेंट कर रहा हूँ, उससे लेकर के इंटरफेस तक जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के बीच में इक्वी फेज, क्योंकि डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है तो सारे इक्वी फेज पॉइंट्स होंगे। हम जानते हैं कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस विल बी पार्ट डिफरेंस, या 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस विल बी फेज डिफरेंस। तो ये आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को देखूँ तो इसके कंपोनेंट को, ये वाला पोर्शन है cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये sin थीटा नहीं है, दिस विल बी n1 इंटू के cos थीटा, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हो जाएगा, दिस विल नॉट बी साइन थीटा, दिस विल बी बेसिकली n1 के इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन दी गाइड एक्सिस एंड दी वेव। तो यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश करी है बीटा z एक्सिस में cos थीटा और x एक्सिस में sin थीटा। अब अगर मैं डोमिनेंट मोड को विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा मोड z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि अलग अलग एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर जो प्लेनर गाइड के वेव इंसर्ट हो रही हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हम डोमिनेंट मोड आइडेंटिफाई करेंगे। दीज प्लेन वेव्स गिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब अगर वो सेम फेज में ऐड होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल ऐड अप। अगर वो डिस्ट्रक्टिव फेज में, अलग अलग फेज में ऐड होंगी, और अगर दोनों दो वेव सपोज एक टाइम पर ऐड हुई और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हुआ 90 डिग्री, है ना, या 180 डिग्री, तो ऐसे केस में क्या होगा, दे विल ऐड अप एंड विल गिव नथिंग इन द आउटपुट। तो यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की फॉर्म में ये देखना है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है तो एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बनता है अक्रॉस द गाइड, उस फाइबर के अंदर पूरे के पूरे एक स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक है। ये
उस पिछली वाली इमेज को अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करने के लिए हम इस तरीके का ग्राफ डिराइव कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, इन शॉर्ट टीई मोड, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लेता तो ये होता ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता टी एम मोड इन शॉर्ट। अब ये अलग अलग टाइप के मोड्स हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे m इक्वल टू 1 और 2 और 3 के लिए, है ना। तो अगर x डायरेक्शन में फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, x डायरेक्शन थी ये वाली, है ना, ये वाली x डायरेक्शन थी, ये वाली x डायरेक्शन थी, ये मेरी z एक्सिस z डायरेक्शन थी। तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड का वेरिएशन है तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये मेरा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है। और अगर इधर मैग्नेटिक की फील्ड की डायरेक्शन होती तो ये हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक डायरेक्शन, ठीक। तो अगर 1 2 3 ऐसे कई सारे मोड्स हो सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, कोर एक्सिस, और अगर हम इसके इस ऑप्टिकल फाइबर के कोर की डायमेंशन को देखें तो उस कोर डायमेंशन में कितनी बार ये जीरो को क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी बार जीरो को क्रॉस कर रहा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो ये एक बार क्रॉस कर रहा है, इसीलिए ये मैं बोल रहा हूँ TM1 मोड है, TE1 मोड है, सॉरी। अगर ये 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको बोलेंगे TE2 मोड। और अगर ये 3 बार क्रॉस कर रहा है, एक ये, दिस एंड दिस, तो दिस विल बी नोन एज TE3 मोड। सिमिलरली TM मोड्स कैन आल्सो बी डिराइव्ड। जब हमारी लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर E और H यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स पीरियोडिकली चेंज हो रही है, पीरियोडिकली वेरी हो रही है। और ये दोनों ही ओरिएंटेशन है इन दोनों का राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में तो इसका मतलब अगर मैं एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोलता हूँ z डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन वेव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर E फील्ड इधर है x में तो ऑटोमेटिकली H फील्ड होगी y में। अगर x में E है तो y में H होगा, या अगर x में H है तो y में E होगा, या माइनस y में E होगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी वेव का प्रोपगेशन का एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में वेव की बात करता हूँ, है ना, तो हम बोलेंगे कि Ez की वैल्यू 0 है, मतलब z डायरेक्शन में उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है। ऐसे ही ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में Hz कंपोनेंट z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, और E डायरेक्शन में मतलब E फील्ड का जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड हो जाएगा। TEM और TMM, ये TE ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के M नंबर ऑफ मोड्स हो सकते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के भी M नंबर ऑफ मोड्स हो सकते हैं। उसके अलावा एक और भी मोड है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन शॉर्ट TEM। ये तब होते हैं जब दोनों EZ और HZ दोनों ही जीरो हो, यानी Z डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के कंपोनेंट जीरो है तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड है, ठीक। TEM वेव जैसे कि हमारे मेटालिक कंडक्टर में, ऑप्टिकल फाइबर सॉरी कोएक्सियल केबल में या ट्रांसमिशन लाइंस में अगर होती हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये ऑप्टिकल वेवगाइड्स में भी प्राप्त मिलती हैं बेसिकली।